चलिए शुरू करते हैं चुंबकत्व। आज चुंबकत्व जो पढ़ेंगे हम, मतलब चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा वीडियो है, बस ख़त्म कर देना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बनने की संभावना प्रश्न है वो सिर्फ पढ़ेंगे, जो कि आपको इसमें मिल जाएगा। इसके बाद याद रखिएगा, जल्द ही फिजिक्स ख़त्म होने वाला है, 1-2 टॉपिक आज तक अपलोड कर दूंगा। उसके बाद एनसीईआरटी का जो बोला हूँ वो चलेगा। और आपका जो ज्योग्राफी का पार्ट बचा हुआ था, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वो नहीं हुआ है, वो करवा दूँगा। जो मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस बात से, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे से। ये सवाल पूछा हुआ है, इसलिए ध्यान रखिएगा। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो हम जानते हैं, एक चुंबक आप लीजिए, उसकी आकर्षण शक्ति पता है दोनों किनारों पर होगा। ठीक है, किनारों पे होगा, बीच में आपको नहीं दिखेगा, दोनों किनारों पे दिखेगा। ये तो आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं घर पे, है ना। अब अगर पूछे, और यदि एक चुंबक 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए, एक चुंबक है उसे 2 विभक्त कर दिया, अलग अलग कर दिए, बांट दीजिए, तो दोनों भाग अलग अलग चुंबक बन जाते हैं। मतलब 2 चुंबक बनेगा, जितना उसको तोड़िए उतना चुंबक वो बन गया, है ना। और दोनों किनारों पर ही चुंबक तो होते हैं, है ना। देखिए, इस क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप नर्म लोहा पढ़े हैं। नर्म लोहा क्या है? अस्थायी। अब देखिए, विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, क्योंकि बताइएगा, मतलब सोचिए, विद्युत चुंबक जो है नर्म लोहे के बनाया जाता है ना। अब बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है? क्योंकि अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति होता है तथा अधिक धारणा क्षमता के कारण होता है, इसलिए बनाया जाता है। विद्युत चुंबकीय नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। ठीक है, इसकी धारणा क्षमता जो है, धारणा क्षमता के कारण बनाया जाता है नर्म लोहे से। ठीक है, समझ गए होंगे। नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में करिएगा और अच्छे से समझा दूंगा। देखिएगा, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? मध्य में होती है। लीजिए, सबसे अधिक कहाँ? दोनों किनारों पे होगा। सबसे कम कहाँ? बीच में, मध्य में होगा, है ना। अनुमान लगा सकते हैं, इसमें सोचने की बात तो है नहीं चुंबक के बारे में। और सिंपली आपको कोई भी, जैसे जिनका फिजिक्स है उनके लिए तो ठीक है, वो तो जानते हैं, लेकिन जिनका फिजिक्स नहीं है, मान लीजिए एसएसटी है, तो वो तो पढ़ेंगे नहीं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आप समझ जाइए, इसलिए आज थोड़ा सा बकवास कर रहा हूँ कि समझिए कि क्या, मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं। चुंबक के बारे में आज पढ़ लीजिए कि भूलना मना है। अस्थायी चुंबक इस बात में, अस्थायी नर्म लोहे में, बस इतना जरूर ध्यान रखिएगा। और सबसे अधिक कहाँ होता है शक्ति? तो चुंबक का तो दोनों किनारों पे, सबसे कम मध्य में, मतलब बीच में। सुन लिए, चलिए आगे चलते हैं। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच होता है, क्या होता है? प्रतिकर्षण होते हैं। क्या होते हैं? प्रतिकर्षण होते हैं। तो चुंबक के समान ध्रुवों के बीच जो होता है, क्या होता है? प्रतिकर्षण कहता है। उसे क्या कहेंगे? प्रतिकर्षण कहेंगे, प्रतिकर्षण कहा जाता है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच होता है आकर्षण, लीजिए, मतलब अगर सोचिए तो उसमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होंगे, यही बोल रहा है ना। अगर आपसे पूछा चुंबक के विपरीत ध्रुवों की बात करते हैं, विपरीत ध्रुवों के बीच की बात करते हैं, तो हम आकर्षण बोलेंगे। प्रतिकर्षण समझ जाइए, समान ध्रुवों के बीच की बात करेंगे, और हम बात करेंगे विपरीत ध्रुवों की बात, तो आकर्षण कहेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता क्या है? गॉस कहा जाता है। ऐसे देखिए, गॉस ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, गॉस, ठीक है, और गॉस ऐसे भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गॉस, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक पूछेगा तो आप क्या बताइएगा? गॉस। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक पूछे तो वेबर। आगे चलेंगे। देखिए, इस सवाल को ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी है क्वेश्चन, क्योंकि ये सवाल पूछ चुका है। ठीक है, जैसे देखिए, लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो डोमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोमेन कहा जाता है। यही सवाल आपसे यही पूछता भी है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए, लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर की बात कर रहा है, भीतर के परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को पूछ रहा है कि आप क्या कहिएगा? तो हम कहेंगे डोमेन कहेंगे। यही सवाल तो पूछ रहा था। चलेंगे, अब देखिए, डोमेन पढ़े तो डोमेन के पढ़ेंगे। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है, कितनी होती है बता सकते हैं? तो एक डोमेन में जो होता है परमाणुओं की संख्या 10⁻18 से लेके 10⁻21 होता है। पावर होते ही याद रखिएगा, नहीं तो आप पावर नहीं बोलिएगा तो घातांक बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, घात बोल दीजिए।
क्या बोल दीजिए, घात बोल दीजिए। तो 10 पे पावर 18 घात होंगे, 10 पे पावर 21 घात होंगे। आप जो चाहें बोल सकते हैं, बस हमको याद करने से मतलब है, क्योंकि हमको एग्जाम क्रैक करना है। क्योंकि पढ़ने का तो उम्र खत्म, नौकरी की उम्र है, तो यही तो करना है ना। चलिए आगे सवाल है अस्थाई चुंबक। अब अस्थाई चुंबक की बात कर रहे हैं, जिसमें किसमें होता है, इस्पात में होता है, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अस्थाई चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है क्या, बताइएगा किससे बना होता है। तो हम बताएंगे फेरोमैग्नेटिक से बना होता है। क्या बना होता है, फेरोमैग्नेटिक से बना होता है। कौन, अस्थाई चुंबक। ये समझ गए होंगे आप। देखिए इस सवाल को ध्यान दीजिएगा, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है। तो हम अच्छे से जानते हैं उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। किधर टिकती है, उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। और सही बात है, उत्तर दक्षिण में ही टिकती है ना, नॉर्थ और साउथ में ही टिकती है। जब आप मान लीजिए मुक्त रूप से अगर निलंबित जो चुंबकीय सुई है, चुंबक का जो सुई है, वो हमेशा लटकेगा, याद रखिएगा उत्तर दक्षिण में ही लटकेगा, मतलब नॉर्थ साउथ में लटकेगा, है ना, मतलब टिका रहता है। आप देखिएगा कोई भी लीजिए आप, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है। लीजिए कंपास का जो सुई देखे होंगे आप, चुंबकीय जो कंपास का सुई रहता है, आप देखिएगा वो है चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण, मतलब चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण में रहेगा। कौन, चुंबकीय कंपास की सुई, यही तो इंगित करता है उत्तर और दक्षिण की ओर। देखिए इस सवाल को ध्यान से सुनिएगा, स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी अधिक धारणा क्षमता होने के कारण। अब सोचिए, स्टील को चुंबकीय करना कठिन है, क्यों है पता है, इसलिए क्योंकि इसकी जो चुंबकीय, स्टील की जो चुंबकीय होता है, चुंबकीय करना कठिन इसलिए होता है क्योंकि स्टील का अधिक धारणा क्षमता होने के कारण हो जाता है, इसलिए कठिन हो जाता है। ठीक है, ये समझ जाइएगा। आगे चलेंगे। देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वल रेखाएं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, एक दूसरे के समानांतर ही होनी चाहिए। अगर मान लीजिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, समान रूप से चुंबकीय क्षेत्र है, क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए तो एक दूसरे के समान होनी चाहिए, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव होता है। तो लटका हुआ जो चुंबक होता है उत्तर दक्षिण दिशा में होता है, जो कि हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, है ना। इसी को पढ़ चुके क्या, उत्तरी चुंबकीय व दक्षिणी चुंबकीय। तो यही तो होता है। देखेंगे चुंबकीय यमियोत्तर, चुंबकीय यमियोत्तर का मतलब होता है मैग्नेटिक, जो है यमियोत्तर का इंग्लिश होता है मेरिडियन। मेरिडियन का नाम सुने, मेरिडियन, इसी का इंग्लिश नाम है, यमियोत्तर का इंग्लिश नाम है मेरिडियन। और भौगोलिक यमियोत्तर, ठीक है, मतलब भौगोलिक मेरिडियन के बीच जो होता है कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं, चुंबकीय दिक्पात। चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। चुंबकीय दिक्पात का मतलब होता है कि रोशनी, दिक्पात का मतलब होता है रोशनी, प्रकाश की बात करता है। ठीक है, तो चुंबकीय दिक्पात उसी को कहते हैं, ये जरूर ध्यान रखें। तो वही सवाल ये बोल रहा है कि चुंबकीय यमियोत्तर मतलब चुंबकीय मेरिडियन और भौगोलिक मेरिडियन के बीच कोण को कहते क्या हैं, उस दोनों के बीच का जो कोण होता है उसी को कहते हैं चुंबकीय दिक्पात कहा जाता है। ये समझ जाइए, बस इतना ध्यान रखिएगा। वो सब तो बाद में, वो बस दिक्पात का हिंदी मैंने बताया कि रोशनी के सेंस में लगाया जाता है, लेकिन यहाँ याद रखिएगा कि यमियोत्तर और भौगोलिक यमियोत्तर के बीच की बात करें तो इसे हम कहेंगे चुंबकीय दिक्पात कहेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा, हूबहू क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, दिक्पात ही आएगा और कोई शब्द नहीं आएगा। आगे सवाल है कि मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित, देखिए निलंबित पढ़ लिया, आलंबित पढ़ रहे हैं। आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं नमन कोण। क्या कहते हैं, नमन कोण कहते हैं। अब देखिए मुक्त रूप से जो बना रहा है, मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है, क्षैतिज के साथ जो कोण बनाएगी उसे कहेंगे नमन कोण। क्या कहेंगे, नमन कोण कहेंगे। किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है तो उसे कहते हैं हम पीटकर एवं गर्म कर। देखिए विचुंबकीय मतलब कहने का मतलब है कि हम जो चुंबकीय पदार्थ है उसे हमको चुंबकीय नहीं बनाना है, ठीक है, मतलब कम चुंबकीय कर देना, चुंबकीय हटा देना है। तो वो कैसे करेंगे, पीट कर या गर्म करके हटा देंगे, चुंबक तो उसका हटा देंगे। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता क्या है, तो परिणामी ध्रुव कहलाएगा।
मान लीजिए किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो, तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा परिणामी ध्रुव। ये सब हूबहू क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या है कि ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता कितना है? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा कि मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है, तो कितना बनाता है? तो 18 डिग्री का बनाता है। कितना बनाता है? 18 डिग्री का बनाता है। तो आपसे अगर पूछे मुक्त रूप से जो लटकी हुई चुंबकीय सुई होता है, सुई का जो अक्ष होता है भौगोलिक अक्ष के साथ बताइए कोण बनाता है, तो कितना डिग्री का बनाएगा? देखिए अपने अक्ष पे तो किया हुआ है, भौगोलिक अक्ष के साथ अगर मान लीजिए मिला हुआ है और वो दोनों के मिलकर जो कोण बनाता है कितने डिग्री का बनाता है? तो 18 डिग्री का बनाता है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। इस चीज को ध्यान रखिए। फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है, तो उसका क्या होगा? उसका नाम क्या रखेंगे? पारगम्यता होगा। क्या बोलेंगे? पारगम्यता बोलेंगे। तो जैसे ही फ्लक्स घनता की बात हो और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता के अनुपात का बात करेगा, इन दोनों की बात करेगा, तो हम बताएंगे पारगम्यता। याद रखिए, पारगम्यता माध्यम में होता है। ये हो गए। चलिएगा आगे सवाल बोलेगा, वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है कहलाता क्या है? तो हम बताएंगे जिसे अचुंबकीय बात करेगा उसे कहेंगे डीमैग्नेटाइजेशन। क्या बोलेंगे? डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन बोलेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताते हैं। क्या बताते हैं? विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है, उसी को बताता है। तो जो आप देख रहे हैं इस चीज को कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताते हैं, तो जैसे ही फ्लेमिंग का बाएं हाथ की बात करता है, बाएं हाथ का नियम दिशा बताता है। क्या बताता है बाएं हाथ का दिशा? तो यही है कि विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है, उसी को तो बताता है। मतलब देखिए विद्युत चालक में अगर बल की बात करता है, बल की दिशा की बात करता है, और दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है, उसी को तो बता रहा है ये फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम। ठीक है, अब चलिए देखिए और जान लीजिए भाई, अगर आप कंफ्यूजन है तो सुन लीजिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी अंगुली वर्तमान की दिशा दिखाती है? अब देखिए बायां हाथ तो हमको दिखाया, क्या दिखाया? विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में हो तब दिखा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में है उसको दिखा रहा है। ठीक है, अब यही जो देखिए बाएं हाथ के नियमों के में देखा जाए तो किनका? फ्लेमिंग का। कौन सी अंगुली वर्तमान दिशा में दिखा रही है? वर्तमान दिशा में अंगुली दिखा रही है, हाथ तो हो गया लेकिन अंगुली दिखा रही है, तो वो बीच की अंगुली दिखा रही है। क्या दिखा रही है? वर्तमान की बात कर रहा है। तो याद रखिएगा, हाथ क्या दिखा रहा है वो तो आप पढ़ लिए, अब अंगुली क्या दिखा रहा है? तो ये दिखा रहा है बीच की अंगुली दिखा रहा है। समझ में आया? नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में करिएगा, हम कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। मैंने कोशिश तो किया है समझाने की। चलिएगा, ट्रांसफार्मर के क्रोड, ठीक है, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए कौन सा पदार्थ अधिक उपयुक्त होता है? तो वो होता है नर्म लोहा। लीजिए बहुत अच्छी बात है, ट्रांसफार्मर के जो क्रोड होते हैं, देखे होंगे ट्रांसफार्मर, उसका क्रोड देखिएगा, या रास्ते में आप जाते होंगे कहीं तो देखिएगा ट्रांसफार्मर तो जरूर लगा होगा, और ट्रांसफार्मर लगा है उसका क्रोड देखिए। बनने के लिए कौन सा पदार्थ अधिक उपयुक्त होता है? तो नर्म लोहा का इस्तेमाल किया जाता है उसका क्रोड बनाने में, है ना। चलेंगे आगे। सवाल है कि एक लंबी धारावाही कुंडली कहलाती क्या है? तो हम बताएंगे परिनालिका कहलाता है। क्या कहलाता है? परिनालिका कहलाएगा। तो जैसे ही एक लंबी धारावाही कुंडली कहलाएगी क्या? तो परिनालिका कहलाएगा। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अब देखिए लोहा का क्यूरी ताप होता है, कितना होता है पता है? 780 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जैसे ही अगर पूछे, क्या पूछे? लोहा का क्यूरीय ताप होता है तो 780 डिग्री सेल्सियस होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव किस दिशा में होता है? तो वो दक्षिण दिशा में होता है। किधर? दक्षिण दिशा में, मतलब साउथ की तरफ होता है। ये हमेशा याद रखिए, पृथ्वी का चुंबक का उत्तरी ध्रुव जो है किस दिशा में होगा? तो उत्तरी ध्रुव उल्टा साउथ की तरफ होगा, दक्षिण ध्रुव की तरफ होगा। ठीक है, विषुवत रेखा पर नति कोण
का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है। यही तो है। अब सोचिए ना, विषुवत रेखा आप देख रहे हैं, विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं, बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। कहा जाता है। अब उसको क्या कहेंगे, 0 डिग्री ही तो कहा जाता है। उसी को नति कोण का मान बोलता है। तो नति कोण का मान कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक है। यंत्रों को बाहरी मैग्नेटिक फील्ड से बचाने के लिए किस आवरण का प्रयोग किया जाता है, तो वो कांच का प्रयोग करते हैं हम लोग। किसका प्रयोग करते हैं, कांच का प्रयोग करते हैं बाहरी चीज़ों से बचाने के लिए। चुंबक वाहक बल की, याद क्या, चुंबक वाहक बल की इकाई क्या है, तो एम्पियर, एम्पियर फेरो है। एम्पियर जो होता है, एम्पियर फेरो के नाम से जाना जाता है, जो कि चुंबकीय वाहक का इकाई माना जाता है। चुंबकीय वाहक बल का इकाई पूछे आपसे तो एम्पियर फेरो बताइएगा। क्या बताइएगा, एम्पियर फेरो। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, सौर सेल होता है। क्या होता है, सौर सेल। ये भी सवाल आपसे पूछा है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया, तो वो करने वाले और कोई नहीं हैं, और स्टेड ने किए थे। कौन किए थे, और स्टेड ने किए थे। तो जैसे ही आपसे पूछे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया, तो और स्टेड ने किए। अगर पूछे ट्रांसफार्मर जनित्र जो है, ट्रांसफार्मर और जनित्र मतलब दोनों किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो वो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर आधारित होता है। चलिए, ये हो गए खत्म। अब आ गया आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा आधुनिक भौतिकी। इसके बाद इसे ऐड करके वीकली आपको दे दिया जाएगा। इसका स्पेशली जो कि मैं पोस्ट कर चुका हूँ वो पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले हमको अभी ज्योग्राफी का ख़त्म करना है, क्योंकि मैं अभी अकेला हूँ तो टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाना है। और लूसेंट के लिए एक टीचर मैंने खोजा है, वो सिर्फ मॉक टेस्ट करवाएंगे। उनका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, जब चाहें देख सकते हैं। ज्योग्राफी का करवाऊंगा, और एनसीईआरटी का जो 4 अध्याय मैंने ज्योग्राफी का करवाया है और भी करवाना है। क्योंकि इसलिए एनसीईआरटी का करवाना है क्योंकि मुझे नवंबर तक बीपीएससी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी तैयारी हो जानी चाहिए। क्योंकि एग्जाम है और क्वेश्चन बहुत आ रहा है सभी चीज़ में, एसआई हो कोई भी एग्जाम हो, सभी चीज़ में एनसीईआरटी और आपका जो ये बुक मैं लिया हूँ, ये दोनों अगर आपके पास है सुविधा, तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप सब ये दोनों बुक ले लें, और जो मैं पढ़ाऊँ उस सामने बुक खोलकर आप खुद को देखें, मिलाएं। आपको 100% ये तरीका आपको कामयाब होगा। जैसे क्या होता है कि किताब ले लिए, पढ़ नहीं पाते हैं, और क्या होता है कि लेके छोड़ देते हैं। नहीं, पढ़िए, सामने रखिए, सिर्फ मेरा बातों को सुनिए। अगर मेरी बातों से आपको बुरा लगता है तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, है ना। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप देखें और ज़रूर से ज़रूर उस चीज़ को फॉलो करें, आपको 100% रिजल्ट होगा। ये मैं चैलेंज दे सकता हूँ जीके जीएस के मामले में। और आप और जगह देख सकते हैं, क्योंकि अभी मैथ और रीजनिंग का मैं अभी टीचर नहीं है मेरे पास, आएंगे तो हम ज़रूर कर देंगे। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। और एक बात और, रात को हमेशा 9 बजे टेलीग्राम पर, हमेशा रात के 9 बजे टेलीग्राम पर जीके जीएस का एक टेस्ट सीरीज चलता है, और ज़्यादा नहीं 10 से 15 मिनट का चलता है, वो भी कम ही चलता है और ज़रूर चलता है, और सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी ज्वाइन करें।